आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं बंगाल के नवाब और अंग्रेज। उसमें आपको हमने ये बताया कि किस प्रकार से बंगाल के नवाब को परास्त कर तथा प्लासी के युद्ध को जीत लेने के बाद 1764 के बक्सर के युद्ध में भारत की 3 बड़ी शक्तियों को परास्त कर अंग्रेजों ने दक्षिण भारत को जीतने के बाद लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया या अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद क्रमशः उन्होंने मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद के निजाम और बहुत कुछ मराठों को भी अपने अर्दब में ले लिया। ऐसी परिस्थिति में जिन क्षेत्रों पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे वे लगभग संपूर्ण भारत अगर नहीं थे, खासकर वारेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस के समय तक, तो भारत के एक बड़े भूभाग पर वे प्रभावी अवश्य थे। उनके भारत भूमि पर शासन प्रशासन का क्या अधिकार पड़ा, भारत के शासन पर, भारत के जनमानस पर, इस भारतवर्ष पर उनके शासन प्रशासन का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग अब प्लासी बक्सर के बाद जो नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर किस किस चीज़ से, किस किस तरह से भारत के जनमानस पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव पड़ा, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, इसमें हम आपको एक चीज़ अवश्य बताना चाहेंगे। प्राचीन भारतीय राजाओं का शासनकाल वह भारतीय शासनकाल था, भारतीय लोगों का शासनकाल था। मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकाल के राजाओं का शासनकाल अपने देश के लोगों का शासनकाल था, वे भारतीय थे। मध्यकालीन भारत में तुर्कों और मुगलों के आक्रमणों ने भारत को पददलित अवश्य किया, लेकिन जहाँ तक रही अर्थव्यवस्था की बात, उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। यद्यपि भारतीय जनमानस पर सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से उसका प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ भारत के धर्म इत्यादि पर भी बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा। तमाम लोग लुटे पिटे, मारे गए, कत्लेआम हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम, जनता को प्रताड़ित करना, ये मध्यकालीन शासन की आम बात थी। लेकिन बात अर्थव्यवस्था की हो, बात शिक्षा की हो, अन्य ऐसे तमाम तथ्यों की बात हो, तो इस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि तुर्क हों या मुगल, वे अफगान, उज्बेकिस्तान आदि के क्षेत्रों पर जो उनके मूल निवास थे, उन क्षेत्रों से जब वो भारत की तरफ आए, भारत के राजाओं को परास्त किया और यहाँ पर शासन शुरू किया, तो वे भारतीय होकर रह गए। वे उज्बेकिस्तान के नहीं थे। बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया, तुर्क अफगानिस्तान से भारत आए। वे तमाम तरह से भारत को प्रभावित करने के बाद एक मजबूत प्रभाव क्षेत्र जो होता है अर्थव्यवस्था का, उस पर बहुत प्रभाव इसलिए नहीं डाल पाए या उसको बहुत नुकसान इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वे विदेशी जरूर थे, लेकिन विदेशी रह नहीं गए। बाद में वे भारत में रच बस गए। बाबर उज्बेकिस्तान का नहीं बना, तुर्क अफगानिस्तान के नहीं बने, किंचित प्राय थोड़ी बहुत धन जब तक उन्होंने कई बार भेजा भी हो, लेकिन वे भारत के बनकर रह गए। तो जब भारत पर बनकर रह गए तो जो कुछ लूटा पिटा, जो कुछ उन्होंने यहाँ से प्राप्त किया, कर के रूप में, लूट के रूप में, चाहे जैसे भी, वो यहीं पर खर्च किया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ने पाया। प्राचीन भारत का शासन या पूर्व मध्यकाल का शासन अपने देश का शासन था ही, वो पूर्ण भारतीय थे ही, विदेशी तुर्क मुगल भी भारतीय बने। एक नए तरह की जाति 1757 के बाद आई, अंग्रेज जाति या यूरोपीय अन्य लोग जो आए। ये लोग कभी भारतीय नहीं हो पाए। इंग्लैंड के लोगों ने भारत पर कब्जा कर लेने के बाद, इसे जीत लेने के बाद, अपना शासन तंत्र स्थापित कर लेने के बाद, इस देश से जो कर उगाही की या जो इस देश पर प्रशासन चलाना शुरू किया, इन सब के बावजूद वे कभी भारतीय नहीं बन पाए, वे इंग्लैंड वाले बने रहे। इसीलिए जब इंग्लैंड वाले बने रहे तो उनका इस देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ना लाजमी था। इसका कारण उपनिवेशवाद, ये
कॉलोनिज्म जो होता है, उपनिवेशवाद, कॉलोनीज की स्थापना करना। उपनिवेशवाद मतलब होता ही है हम हैं कहीं और के, अपनी पाही, अपनी कॉलोनी कहीं बसाए हैं, अपना उपनिवेश कहीं बसाए हैं, यानी वहाँ से हम कुछ लेते हैं, बदले में उनको बहुत कम देते हैं, चाहे हम उन्हें लूट में प्राप्त करें, कत्ल करके प्राप्त करें, कर के रूप में प्राप्त करें। ये नए ढंग की शुरुआत हुई, इसीलिए 1757 के प्लासी के युद्ध को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इतिहास में, क्योंकि 1192 के बाद जब तुर्कों का, फिर बाद में मुगलों का जब इस देश पर आना जाना हुआ, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था, जब एक आमूलचूल राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके लंबे समय बाद 1757 टर्निंग पॉइंट है, जब पूरी एक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और वो आमूलचूल परिवर्तन यही था, अंग्रेज कभी भारतीय नहीं बन पाए, और भारतीय न बन पाने का उन्होंने सदैव भारत को अपना एक कॉलोनी समझा, एक उपनिवेश समझा, जहाँ से हमें कुछ प्राप्त करना है अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। इसलिए उनके नजरिए का भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव था उपनिवेशवाद। आशा है कि आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। उपनिवेशवाद की शुरुआत भारत में, इसकी शुरुआत ही होती है 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में उपनिवेशवाद की नींव पड़ी 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से। फलतः भारत की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, वह एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। एक आत्मनिर्भर भारत था, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र से, हर तरह से एक आत्मनिर्भर देश था, जिसको आज भी हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पाया। ये आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हुआ करता था, जो वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। बहुत कुछ हुई, स्मृतियाँ आज भी नहीं गई। आज भी हम लोग विदेशी सामान पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो फटा चिथा ही क्यों न हो। ये भारतीय दुर्बुद्धि का परिचायक ही है। ये दुर्बुद्धि कुछ इस कदर का है कि फटा चिथा बेचता है विदेशी कंपनी का, और हम लोग बड़े शान से महंगाई में खरीद कर उस फटे कपड़े को, कष्टदायक कपड़े को पहनते हैं। वो उस उपनिवेशवाद की स्मृतियाँ जो अभी कायम हैं, उस गुलामी की स्मृतियाँ जो कायम हैं, वही उपनिवेशवाद। हम अपने देश की बनी अच्छी चीज़ों को नहीं लेते, ये तो इंडियन है, बस वही उपनिवेशवादी व्यवस्था में बदल गई। अर्थव्यवस्था जो हमारी एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती थी, इसी से भारत के धन की लूट शुरू हुई और उसे ब्रिटेन भेजा जाना शुरू हुआ। कॉलोनीज से प्राप्त धन ब्रिटेन भेजा जाना शुरू हुआ, और इसके फलस्वरूप ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत से प्राप्त धन, भारत से प्राप्त लूट का धन, कर से प्राप्त धन, और इंग्लैंड में संचित पूंजी ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। किसी समय हमने शायद क्लास में बताया होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भारत दुर्दशा में लिखा है, अंग्रेज के राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जाए यह अति ख्वारी। हम इसके आगे पढ़ाएंगे भी। सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने इस विचित्र से तथ्य को पकड़ा था कि भारत की गरीबी का कारण है भारत के धन को बाहर चले जाना, जब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वो देते हैं। ऐसे पहले महापुरुष थे, उन्होंने इस लफ्ज को पकड़ा, भारत गरीब होता क्यों चला जा रहा है। प्रशासन तो बड़ा अच्छा चलाते हैं अंग्रेज, शांति व्यवस्था भी कायम किए हैं, लूट हत्याएं जैसी चीज़ें भी तो तुर्कों की तरह, मुगलों की तरह नहीं होती, तो फिर ये देश गरीब क्यों हो रहा है। उन्होंने पकड़ लिया, पाए धन विदेश चली जाए, तो धन विदेश चल रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो भारत का धन विदेश जाता है, ये भारत की गरीबी का मूल कारण। तो इसी के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति भी हुई इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो किसकी बिसात पर? भारत की बिसात पर, भारत से लूटे गए धन की बिसात पर। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति होगी तो उनके पास माल की अधिकता होगी, और वो माल बिके कहाँ? कॉलोनीज में, भारत में। और भारत के सामान तो खुद ही उत्कृष्ट तरीके के होते थे, उत्कृष्ट सामान के बनाने वाले हम लोग होते थे और उपभोग करने वाले होते थे। और उस समय का जनमानस आज के दुर्बुद्ध जनमानस से ज़्यादा अच्छा था। वो अपने देश के माल पर गर्व करता था, अपना देश कितना अच्छा बना रहा है उस पर गर्व करता था, इसलिए वो अपने माल को खरीदता था। और विदेशियों को लगता था, इंग्लैंड को लगता था, इतना बढ़िया माल तैयार करता है, ये तो अपने में ही आत्ममुग्ध है, हमारा माल नहीं खरीदेगा। तो फिर खरीदे कैसे? अपने माल को हम भारत में खपाए कैसे, बांटे कैसे? इसके लिए भारत को उद्योगों को समाप्त कर दो। उद्योगों को समाप्त कर दिया जाएगा तो क्या होगा? लोग कृषि पर आएंगे, अधिक से अधिक कृषि वाले लोग बनेंगे। जब कृषि वाले लोग बनेंगे तो अधिक से अधिक अन्न उपज होगी, तो हमें अधिक से अधिक कृषि से टैक्स चाहिए। उद्योग तो हमारे पास है ही, हमें उद्योग नहीं चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने
पहले कृषि पर प्रभाव डाला, इसको कमर्शियल ट्रेड कहते हैं, कमर्शियल पहले वाणिज्यिक प्रभाव भारत पर डाला, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया जाए, और इसलिए उन्होंने कृषि पर पहले प्रभाव डालना शुरू किया। उद्योगों को चौपट करो, उद्योग हमारे पास हैं, कृषि हमारे पास नहीं है, भारत के अधिक से अधिक लोग किसान बने, हमें कृषि से कर मिले, इसके लोगों को उन्होंने किसान बनाना शुरू किया। ध्यान रहे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से और क्लाइव के कुछ ही समय बाद से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध शासन। द्वैध शासन के बारे में भी जान ले, एक शासन बंगाल के नवाब का या पूरे देश में कहे मुगल सम्राट का, और दूसरा शासन अंग्रेजों का, इसे कहते हैं डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध शासन। यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। कितनी बड़ी घटना थी, क्या क्या प्रभाव डालती है वो। 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजी राज्य की स्थापना करता है, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना करता है, भारत में द्वैध शासन की स्थापना करता है, बहुत कुछ करता है 1757। ये देखिए, क्लाइव के कुछ ही समय बाद लियो कार्टियस गवर्नर हुए, वेंसिटार्ड फिर लियो कार्टियस। भारत में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं लियो कार्टियस, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन इस डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने कैसे इसे समाप्त किया, जब आपको कभी हम संवैधानिक विकास या कुछ ऐसे पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वो बंगाल के शासन प्रशासन को समाप्त कर देता है, नवाबी समाप्त करके पूरा का पूरा शासन अपने हाथ में ले लेता है। तो जब हाथ में ले लेता है तो जो लियो कार्टियस द्वैध शासन चलाए थे वो शासन समाप्त हो गया। इसे समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स था। किसे? द्वैध शासन को, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। जब अंग्रेजों ने बंगाल में दीवानी प्राप्त कर ली और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से निजामत भी प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने एक नए ढंग का, एक नए तरीके का कर लेने का, कृषि से कर लेने का सिस्टम बनाया। दैट सिस्टम वाज फार्मिंग सिस्टम। ये फार्मिंग सिस्टम, इसको फारसी भाषा में इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। इजारेदारी, हिंदी में नीलामी कह सकते हैं, नीलाम कर लीजिए। ये वारेन हेस्टिंग्स ने एक ऐसे व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें लगान वसूली का अधिकार उसे दिया जाता था जो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करके टैक्स के रूप में अंग्रेजों को दे सके। यानी लगान वसूली को नीलामी पे उठाया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। कौन लगान अधिक वसूल करके देगा, तो जो लगान अधिक वसूल करके देगा उसी को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। और यह क्लाइव के समय भी इजारेदारी व्यवस्था थी, लगान वसूली ठीके पे उठाई जाती थी। ठीका दे दिया जाता था कि जो ज़्यादा बोली बोलेगा, जो ज़्यादा पैसा दे उसे हम लगान वसूली का अधिकार देंगे। वो वार्षिक था। इसे बदल करके क्लाइव ने 5 साल के लिए कर दिया। अब तो समझ आया होगा फार्मिंग सिस्टम। 1772 में इसे वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया। इसके तहत लगान वसूली को नीलामी पे, लगान वसूली की नीलामी होती थी, उसे नीलाम कर दिया जाता और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार मिलता था। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव के समय से चल रही 1 साल की व्यवस्था को 5 साल बंदोबस्त में बदल दिया। यानी अब जिसे अधिकार मिलेगा लगान वसूली का, वो 5 साल का अधिकार मिलेगा, केवल 1 ही साल नहीं। क्लाइव के समय 1 साल में उसको बदल दिया जाता था। या तो वही आदमी फिर बोली बढ़ाए, ज़्यादा टैक्स के लिए कहे, तो इस तरह से इसको 5 वर्षीय व्यवस्था में बदल दिया गया। इससे जनता पर प्रभाव क्या पड़ा? जाहिर है जो ठीके पर लेगा उसको, तो वो कुछ बचाना चाहेगा। जो कुछ बचाना चाहेगा तो बचाने का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक जनता को परेशान करेगा, अधिक से अधिक कृषकों को परेशान करेगा, उनसे अधिक से अधिक लगान लेने की कोशिश करेगा। और जो अधिक से अधिक लगान लेने की कोशिश करेगा तब तो अपने बचाएगा और कुछ सरकार को देगा। तो इससे लेकिन परेशान कौन होगा? जनता, कृषक जनता। इसका फार्मिंग सिस्टम का प्रभाव कृषक जनता पर पड़ा और अब कृषक जनता अधिक कर देने के लिए बाध्य, अन्यथा मार खाती। वारेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद फिर भारत में गवर्निंग बॉडी होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो इंग्लैंड के एक जमींदार थे। ये वही कॉर्नवालिस हैं जो पहले इंग्लैंड की महारानी के सेनापति हुआ करते थे और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के क्रांति के जो सेनापति माने जाते हैं, जो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट भी हुए, उन्हीं के हाथों हार खाए थे। ये वही कॉर्नवालिस हैं, महारानी के सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन से हार करके अमेरिकी क्रांति में, और वहाँ से फिर इंग्लैंड गए थे। उनको महारानी ने कृपा करके भारत में गवर्नर बना दिया था। ये जमींदारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जो भारत में कर लेने की जो व्यवस्था बनाई भी वो थी जमींदारी बंदोबस्त। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी, इसको अस्थायी व्यवस्था
या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया। यानी इस व्यवस्था के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे उन्होंने भारत की कुल ब्रिटिश भूमि के 19% भाग पर लागू करवाया। ये 19% भाग के तहत क्षेत्र कौन कौन से आते थे? ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस खंड, इतने क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत इस भूमि का मालिक, अर्थात इस व्यवस्था के तहत भूमि का मालिक किसे माना गया? जमींदार को। इंग्लैंड की महारानी और इंग्लैंड के शासन में उसने अपने तथ्य भी रखे थे कि जमींदारी व्यवस्था बनाने से हमें बिना कुछ किए स्थायी रूप से कर प्राप्त होता रहेगा। जमींदारी व्यवस्था लागू करने से दूसरा फायदा होगा, एक वर्ग हमारा समर्थक हिंदुस्तान में हमेशा बना रहेगा, जो विपत्ति के समय, आपत्ति के समय काम आएगा। तो हम एक नया समर्थक वर्ग पैदा कर रहे हैं। दूसरे, कोई बिना खर्च किए हमको हमेशा टैक्स मिल रहा है, तो ये व्यवस्था हमारे लिए लाभदायक है। बाद में भारत के 19% भूभाग पर लागू की गई। इस व्यवस्था के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और जो 19% भूमि ब्रिटिश भूमि थी उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। यहीं पर जमींदारी व्यवस्था लागू हुई, जिसमें कृषक भूमि का मालिक नहीं बल्कि जमींदार भूमि का मालिक बना गया। अब हम देख लेते हैं अस्थायी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था के बाद अंग्रेजों ने कर प्राप्त करने के और कौन सी व्यवस्था बनाए, और कौन से ढंग बनाए। दूसरी व्यवस्था हम इसके बाद देख लेते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इस व्यवस्था के जनक जेम्स ग्रांट थे। इन्हें जे ग्रांट भी कहीं कहीं लिखा जाता है। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भूमि के 30% भूभाग पर लागू थी। इसमें महाल यानी गांव को ही लगान देने की इकाई माना जाता था, और गांव के मुखिया को कर देने के लिए उत्तरदायी माना जाता था। अर्थात गांव के सभी नागरिक या कृषक तय समय के भीतर लगान गांव के मुखिया को प्रदान करते थे, और गांव का मुखिया अंग्रेजों को प्रदान करता था। जमींदारी व्यवस्था की असफलता के बाद यह दूसरी असफल व्यवस्था थी, जो आगरा, अवध, आंशिक रूप से एमपी, हरियाणा के भूभागों पर लागू हुई थी। देश के 30% भूभाग पर लागू थी। इन क्षेत्रों में लागू थी जो अभी हमने बताया, आगरा, अवध, आंशिक रूप से एमपी, हरियाणा, इन भूभागों पर लागू की गई थी व्यवस्था। असफल क्यों हुई? जमींदारी व्यवस्था असफल हुई जमींदारों के शोषण के कारण। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था उससे अधिक असफल इसलिए हुई क्योंकि इसने गांव के एक सामंजस्यपूर्ण, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेने वाले समाज में दरार उत्पन्न किया। गांव का मुखिया ही गांव के लोगों का उत्पीड़क बन गया। जो गांव का मुखिया लोगों के सुख दुख में शामिल था, उनके गांव का आदमी था, लेकिन वो अपने गांव के लोगों का उत्पीड़क इसलिए बन गया क्योंकि वो अब तयशुदा समय में लगान प्राप्त करने के लिए गांव के लोगों को तरह तरह से कष्ट देता था। इस तरह से गांव में ही एक सामाजिक तनाव, बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ। इसी नाते ये व्यवस्था भी असफल सिद्ध हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था देख लेते हैं, जो तीसरी व्यवस्था है। इसके जनक मुनरो और रीड थे। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भूमि के 51% भूभाग पर लागू थी। सबसे अधिक भूभाग पर यही व्यवस्था लागू की। रैयत का मतलब ही होता है प्रजा, किसान। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान के लिए मूल रूप से जिम्मेदार कृषक माना जाता था, यानी कि इसमें कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। दो व्यवस्था असफल होने के बाद लगान लेने की जो दो व्यवस्थाएं असफल हुई, उसमें तीसरी व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने, उनकी तरफ से खासकर मुनरो और रीड ने यह प्रयास किया कि लगान को वसूल करने के लिए सीधे कृषक को ही जिम्मेदार मान लिया जाए, यानी सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग न हो, न तो गांव का मुखिया हो न तो जमींदार हो। ये व्यवस्था इन्होंने बनाने की कोशिश की, जो काफ़ी मायने में अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी थी। 51% भूभाग पर लागू हुई। इस 51% में आसाम के सिलहट, बम्बई, पंजाब के कुछ भाग, ये सारे लोग आते थे। मद्रास उसमें आता था, और सर्वप्रथम यह मद्रास के 12 जिले से शुरू भी की गई। मद्रास के 12 जिले से इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया। ध्यान रहे, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? लगान की दर बहुत ऊंची थी। लगान की दर ऊंची होने के कारण किसान अपने खेतों में ही अपने फसल को बेच देने के लिए बाध्य हो जाता था, और साहूकार इसे खरीद लेता था, और जब किसान को अन्न एकदम नहीं होता था तो वही साहूकार उसे ज़्यादा ऊंची कीमत पर उसी किसान को उसका ही अन्न बेचता था,
जिससे किसान दरिद्र होता चला गया और साहूकार के चंगुल में फंसता चला गया। ये इन व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन इस व्यवस्था में अंत में फिंगेर और स्मिथ नाम के दो अंग्रेज, फिंगेर और गोल्ड स्मिथ नाम के दो अंग्रेजों ने सुधार किया, जिससे रैयतवाड़ी व्यवस्था अपेक्षाकृत अपनी अन्य व्यवस्थाओं के जो जमींदारी महलवाड़ी इत्यादि थी उनसे अच्छी साबित हुई। इन व्यवस्थाओं का भारत में दुष्परिणाम क्या हुआ? जो कृषि पर जो प्रभाव पड़ा इन लगान वसूली की व्यवस्थाओं का, बुरी तरह से प्रताड़ित करके लोगों को जो लगान वसूला जाता था, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? भारत में खाद्यान्नों की कमी हो गई। भारत में अकाल प्राचीन काल से पड़ते रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से पूर्व मध्यकाल तक के राजाओं ने वो व्यवस्था बना रखी थी कि देश में कभी खाद्यान्नों की कमी नहीं पड़ने पाई। जब मैं आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊंगा तो आपको महास्थान और सहोगौरा नाम के दो अनाज के बड़े भंडार क्षेत्रों के बारे में चर्चा करूंगा, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाए थे। अकाल के समय बाकायदे अर्थशास्त्र में लिखा है कि अकाल के समय राजा अपनी प्रजा की किस किस प्रकार सेवा करता था। वो कहीं भी खाद्यान्नों की कमी नहीं होने देता था। जिस समय मेगस्थनीज भारत में राजदूत बनकर आए थे, उस समय भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, और 12 वर्ष के अकाल के बाद भी जनता इस कदर सुखी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ मेगस्थनीज लिखता है, भारत में अकाल नहीं पड़ते। अकाल से जनता परेशान ही नहीं थी, भगदड़ तो मची नहीं थी, परेशान तो लोग थे नहीं, तो उसको लगता था कहीं देश में अकाल ही नहीं पड़ता है। लेकिन अंत में इस अंग्रेजी शासन ने इस कदर भारत को लूटा कि खाद्यान्नों की कमी पड़ गई। और ये बताया जाता है दुष्परिणाम कि 1866-67 में उड़ीसा में जो भयंकर अकाल पड़ा, उस अकाल के समय खाद्यान्नों की इस कदर कमी हुई, इस पूरी तरह से लोग खाद्यान्नों बगैर मरने लगे कि इसे 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आपदा का महासागर कहा जाता है। ये कृषि व्यवस्था का दुष्परिणाम था, कृषि व्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का दुष्परिणाम था, जिसमें किसान और गरीब, दरिद्र और निराश्रित असहाय होता चला गया। कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने एक पुस्तक में लिखा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, कृषक को वनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन सब सिद्ध मान सोच सबे, कहे एक एकम से कहाँ जाई का करी। मर रहे थे लोग। ये दुष्परिणाम, ये व्यवस्था उस समय आ चुकी थी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस व्यवस्था यानी कृषि व्यवस्था को बुरी तरह से लूटने के बाद, उसी तरह से प्रताड़ित करने के बाद अंग्रेजों ने अन्य किन चीज़ों पर प्रभाव डाला, हमारे देश की और किस चीज़ों पर उन्होंने प्रभाव डाला, इसमें तो सफल रहे, देश को दरिद्र बनाने में कामयाब रहे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश दरिद्रता के आकंठ में डूब गया और इंग्लैंड धनी होता चला गया। ये राजनीतिक व्यवस्था का भी दुष्परिणाम था। अपने देश में राजा अपनी जेबें अपने पास परिवार चलाने में लगे थे, जहाँ कहीं भी ऐसा होता है उसका परिणाम मिलता है। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारे देश के उद्योगों का पर क्या प्रभाव पड़ा, नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास।